नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार। नागपुर समय की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के विशेष कार्यक्रम में मैं रत्नाकर मलिक आपका स्वागत करता हूं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक महान बुद्धिजीवी, समाज सुधारक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ, जिन्होंने भारतीय संविधान की नींव रखी और जिन्हें संविधान निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। अपना पूरा जीवन बाबा साहब ने दलितों के अधिकारों और संघर्ष के लिए न्यौछावर करते हुए समानता, स्वतंत्रता और न्याय के लिए आवाज उठाई। ऐसी महान शख्सियत को नागपुर समय परिवार की ओर से शत शत नमन। अब हम बढ़ते हैं बाबा साहब के प्रारंभिक जीवन और शिक्षा की ओर। हम आज जिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को जानते और पहचानते हैं, उनका प्रारंभिक जीवन उतना ही ज्यादा कठिनाइयों से भरा हुआ था। जिन परिस्थितियों में उस दौर में उन्होंने अपने लिए जो मार्ग चुना, उसका कोई दूसरा पर्याय नहीं हो सकता है। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में रामजी मालोजी सकपाल के परिवार में जन्म लेने वाले बाबा साहब का पूरा नाम भीमराव रामजी सकपाल था, लेकिन बाद में उन्होंने अम्बेडकर इस नाम का स्वीकार किया। उनके पिता रामाजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे। एक अछूत के तौर पर बाबा साहब को अपने बचपन से ही सामाजिक भेदभाव और अस्पृश्यता का सामना करना पड़ा। इसी दौरान उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कठिन परिस्थितियों के बावजूद पूरी की। बाबा साहब ने अपनी स्कूली शिक्षा सातारा में की, लेकिन बाद में वे मुंबई चले गए। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान वे अस्पृश्यता के अभिशाप का दर्द झेलते रहे। उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से पूरी की, जिसके लिए उन्हें बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने छात्रवृत्ति प्रदान की थी। स्नातक की शिक्षा पूरी करने के बाद उन्हें करार के अनुसार बड़ौदा संस्थान में शामिल होना पड़ा। जब वह बड़ौदा में थे, तभी उन्होंने अपने पिता को खो दिया। वर्ष 1913 में बाबा साहब को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका की शिष्यवृत्ति के लिए चुना गया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। सन 1915 और 1916 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी की डिग्री पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे लंदन चले गए। वकालत की पढ़ाई के लिए वे ग्रेस इन में भर्ती हुए और उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में डीएससी की तैयारी करने की भी अनुमति दी गई, लेकिन बड़ौदा के दीवान ने उन्हें भारत वापस बुला लिया। बाद में उन्होंने बार एट लॉ और डीएससी की डिग्री भी प्राप्त की। उन्होंने कुछ समय तक जर्मनी की बॉन यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई की। उनके पास कुल 32 डिग्रियां थी, जो उनकी शिक्षा के प्रति समर्पण को दर्शाती हैं। अब हम बात करते बाबा साहब के करियर के बारे में। सच तो यह है कि उन्होंने कभी खुद को बांध कर नहीं रखा, या यूं कहिए कि वह इसके लिए बने ही नहीं थे। भले ही उन्होंने शिक्षा क्षेत्र को करियर के रूप में चुना, लेकिन फिर भी न्याय और अस्पृश्यता ने उन्हें कभी भी चैन से बैठने नहीं दिया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बाबा साहब भारत लौट आए और उन्हें बड़ौदा के महाराजा का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया, ताकि आगे चलकर उन्हें वित्त मंत्री के रूप में तैयार किया जा सके। लेकिन बाद में बाबा साहब मुंबई के सिडेनहेम कॉलेज में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में पढ़ाने लगे, लेकिन यहाँ भी बाबा साहब का मन नहीं लगा और लंदन में कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई दोबारा शुरू करने के लिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके लिए कोल्हापुर के महाराज ने उन्हें आर्थिक सहायता दी। 1921 में उन्होंने प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया पर अपनी थीसिस लिखी और लंदन यूनिवर्सिटी से एमएससी की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने कुछ समय जर्मनी की बॉन यूनिवर्सिटी में बिताया। 1923 में उन्होंने डीएससी के लिए अपनी थीसिस प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन प्रस्तुत की। दलित वर्ग के लिए उनके कार्य की शुरुआत हुई। सच तो यह है कि दलितों के लिए भारत में जो परिस्थितियां उस समय थी, उससे वे विदेश में भी देश हित और दलितों के कल्याण पर ही ज्यादा सोचते थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने हिंदू धर्म को त्यागने का मन बना लिया था। 1924 में इंग्लैंड से लौटने के बाद उन्होंने दलित वर्गों के कल्याण के लिए एसोसिएशन की शुरुआत की, जिसमें सर चिमनलाल सीतलवाड़ अध्यक्ष और डॉक्टर अंबेडकर चेयरमैन थे। नए सुधार को ध्यान में रखते हुए दलित वर्गों की समस्याओं को हल करने के लिए 3 अप्रैल 1927 को बहिष्कृत भारत समाचार पत्र उन्होंने शुरू किया। 1928 में वे गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई में प्रोफेसर बने और 1 जून 1935 को वे उसी कॉलेज में प्रिंसिपल बन गए और 1938 में इस्तीफा देने तक वे उसी पद पर बने रहे। वही 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के येवला में दलित वर्गों का प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में उन्होंने यह घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। उनके हजारों अनुयायियों ने उनके फैसले का समर्थन किया। 1936 में उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी महासम्मेलन को संबोधित किया और हिंदू धर्म का परित्याग करने की वकालत की। इसी बीच
14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक ऐतिहासिक समारोह में उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले ही 1954 में काठमांडू में बाबा साहब को जागतिक बौद्ध धर्म परिषद में बौद्ध भिक्षु द्वारा बोधिसत्व की उपाधि से सम्मानित किया गया। खास बात यह है कि बाबा साहब को जीवित रहते हुए ही बोधिसत्व की उपाधि से सम्मानित किया गया। देश की आज़ादी से पहले 1942 में बाबा साहब को भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में लेबर सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। 1946 में वे बंगाल से संविधान सभा के लिए भी चुने गए। ये वो समय था जब उन्होंने अपनी पुस्तक हु वर शूद्र प्रकाशित की। फिर आया 1947, देश की आजादी का साल। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट में बाबा साहब को पहले विधि एवं न्याय मंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया। लेकिन 1951 में कश्मीर मुद्दे, भारत की विदेश नीति और हिंदू कोड बिल के बारे में प्रधानमंत्री नेहरू की नीति से मतभेद होने के बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। भारतीय संविधान के निर्माण में बाबा साहब की अहम भूमिका रही। शायद बाबा साहब ना होते तो देश का संविधान आज कुछ और ही होता। भारत के संविधान सभी धर्म और वर्गों को लेकर किए गए प्रावधान बाबा साहब की ही देन है। आजादी के बाद स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक संविधान की जरूरत थी और इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को। उन्हें भारतीय संविधान के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए संविधान का जनक माना जाता है। बाबा साहब ने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। 29 अगस्त 1947 को उन्हें संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने संविधान में मौलिक अधिकार, न्याय और समानता के सिद्धांतों को शामिल करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाबा साहेब अपनी अंतिम सांस तक अल्पसंख्यकों और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। उनके द्वारा निर्माण संविधान में भी यह बात स्पष्ट नजर आती है। देश के स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद के सुधारों में भी उनका योगदान रहा। बाबा साहब ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस केंद्रीय बैंक का गठन बाबा साहब द्वारा हिल्टन यंग कमीशन को प्रस्तुत की गई अवधारणा के आधार पर ही किया गया। उन्होंने आकर्षक वेतन के उच्च पदों को ठुकरा कर दलित वर्ग के उत्थान में जीवन समर्पित किया। समानता, भाईचारे और मानवता के मार्ग पर चलकर बाबा साहब ने दलित वर्ग को समाज की धारा प्रवाह में लाने की पुरजोर कोशिश की। आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भारतीय समाज अनेक आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से जूझ रहा है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचार और कार्य इन समस्याओं को सुलझाने में एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। अब बात करते हैं बाबा साहब की मृत्यु के बारे में। जिस तरह से बाबा साहब ने अपनी जिंदगी लोगों के कल्याण के लिए समर्पित कर दी, ठीक उसी तरह चुपके से आकर मौत ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया। कई दिनों तक बिस्तर पर रहने के बाद नींद में ही उनकी मौत हो गई। बाबा साहब ने 6 दिसंबर 1956 को दुनिया को अलविदा कहा। दिल्ली में अपने आवास पर 5 दिसंबर को जब वे सोने गए, उसके बाद वे कभी नींद से नहीं जगे। नींद में ही उनकी मौत हो गई। मौत से पहले उन्हें मधुमेह और दृष्टि संबंधित कुछ समस्याएं भी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को पूरे देश में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज भी उनकी अस्थियां नागपुर की दीक्षा भूमि में सुरक्षित है। उनके दर्शन के लिए पूरी दुनिया से लाखों अनुयायी हर साल दीक्षा भूमि पहुंचते हैं। बाबा साहेब की मौत के 34 साल बाद 1990 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। असाधारण व्यक्तित्व के धनी बाबा साहब का जीवन इतिहास हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्थान है जो परिस्थितियों का हवाला देते हुए जिंदगी के आगे घुटने टेक देते हैं। बाबा साहब ने एक अध्ययनशील और कर्मठ व्यक्ति के तौर पर अर्थशास्त्र, राजनीतिक कानून, दर्शन शास्त्र और समाजशास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन इस दौरान उन्हें अनेक सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। नागपुर समय परिवार इस महान युग पुरुष को उनकी जयंती पर शत-शत नमन करता है। हमारे सभी दर्शकों को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।